हेलो गाइस, आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया मज़ेदार ड्रामा जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और आपको महसूस होगा कि जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो आपके पास खुद चलकर कैसे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ड्रामा को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी ब्यूटीफुल सी हीरोइन दिखाई जाती है जो वॉक करते हुए अपने फियांसे के घर में आती है। तभी उसे वहाँ पर किसी और लड़की के कुछ कपड़े मिलते हैं। उनको देखकर वो समझ जाती है कि ये कपड़े किसके हैं और उसे एहसास होता है कि उसका फियांसे इस जगह पर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और लड़की भी है। तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है और वो हमारी ड्रामा की हीरोइन को चिढ़ाते हुए कहती है, उम्मीद है कि तुम्हें मुझे देखकर बुरा नहीं लगा होगा। वैसे तुम्हारे फियांसे ने मुझे बुलाया था और कल रात से वो मेरा दीवाना होकर बैठा है, बार बार मेरी तारीफ कर रहा है। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम इतनी भी बुरी दिखती हो, पर ठीक है, तुम काम चला लो। ये सुनकर हमारी हीरोइन मिज़ो को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने चेहरे पर ये चीजें नहीं दिखा रही होती है। वो धीरे से उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि ये तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें प्रेग्नेंट ना होने देने में। इस पर वो लड़की कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो। मिज़ो बोलती है, अक्सर मैं कई सारी लड़कियों को देखती रहती हूँ, मुझे मेरे फियांसे की इस हरकत की आदत हो गई है। मैंने उसे कई बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है और तुम्हें यहाँ मैं पहली बार देख रही हूँ। खैर, तुम लड़कियों में से तो ब्यूटीफुल हो। तभी वहाँ उसका फियांसे आ जाता है और वो मिज़ो से कहता है, तुम घर में क्या करने आई हो, और फिर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मिज़ो के सामने रोमांस करने लगता है। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है, पर मिज़ो के चेहरे पर जरा भी दुख के एक्सप्रेशन नहीं होते। ऐसा लग रहा होता है कि उसे अपने फियांसे की इस हरकत की आदत हो चुकी है। वो कहती है, खैर तुम एंजॉय करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लब में जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है कि आज एक बार फिर उसने अपने फियांसे सू टैंग को किसी और लड़की के साथ पकड़ा है और उसे रिग्रेट होने की जगह मेरे सामने फिर से उस लड़की के साथ क्लोज हो रहा था और मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं इतनी स्टोन हार्टेड हो गई हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, अचानक से किसी से टकरा जाती है। उसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वो आदमी के कपड़ों पर गिर जाती है। वो उसके कपड़े क्लीन करने लगती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं फ़ोन कॉल पर थी। और जब उसकी आंख उस लड़के पर पड़ती है तो पता चलता है कि ये हमारी कहानी का मेन हीरो जांगसू है। वो बहुत हैंडसम होता है। मिज़ो की नजरें जांगसू से हटती ही नहीं है और उसकी जुबान से बस एक ही सवाल निकलता है, क्या आप सिंगल हैं? जांगसू बोलता है, ये तुम क्या सवाल पूछ रही हो? मिज़ो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जांगसू उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं कभी भी मौके नहीं गवाता हूँ। वो मिज़ो को उठा लेता है और अपने साथ बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ क्लोज आने लगता है। मिज़ो को भी उसके टच से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। जांगसू से किस कर रहा होता है और उनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगली सुबह जब मिज़ो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बेडरूम में अकेला पाती है। उसे लगता है कि वो लड़का यहाँ से चला गया है और शायद अब की मुलाकात उससे कभी नहीं होगी। वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तभी पीछे से जांगसू आता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है, पर जैसे ही देखता है कि मिज़ो बिस्तर पर नहीं है, उसे रियलाइज होता है कि वो रात बिताकर चुपचाप उसे अकेला छोड़कर चली गई है। जांगसू बोलता है, कोई बात नहीं, डेस्टिनी ने अगर तुमसे मुझे एक बार मिलाया है तो वो आगे भी मुलाकात करवाएगी। हमें पता चलता है कि जांगसू जानबूझकर मिज़ो से टकराया था। उसने उसे क्लब में देखा था और शायद वो मिज़ो को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे तब बिस्तर पर एक चीज मिलती है जो मिज़ो की ज्वेलरी होती है। जांगसू उसे उठा लेता है और संभाल कर रखने की बात करता है। इधर हम मिज़ो को देखते हैं जो अपने म्यूजिक शो के लिए गई होती है। वो वहाँ पर कुछ चाइनीज ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से बजा रही होती है। लोगों के कान दुखने लगते हैं और सबको लगता है कि वो जानबूझकर इतना गंदा म्यूजिक बजा रही है। लोग डायरेक्टर से बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? हम यहाँ पर मेंटल पीस के लिए आए थे, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी सिंगर का दिमाग खराब हो रखा है और उसका मन नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को खुश करे। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। डायरेक्टर मिज़ो को स्टेज छोड़ने के लिए कह देता है क्योंकि लोग भड़क रहे होते हैं। मिज़ो डायरेक्टर से माफी मांगती है और स्टेज से नीचे आने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है और बोलती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है। मिज़ो बोलती है, मैं भी ठीक नहीं हूँ। उसकी दोस्त कहती है, मुझे पता चला तुम्हारे फियांसे ने फिर से तुम्हारे ऊपर चीट किया। तुम उसके साथ क्यों इस एंगेजमेंट के रिश्ते में बंधी हुई हो? इसे ख़त्म कर दो, ये सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रहा है और कुछ भी नहीं। मिज़ो बोलती है, मैं कभी उसके साथ थी ही नहीं जो मैं सब कुछ ख़त्म करूं, ना वो कभी मेरा था। मैंने उसे छोड़ दिया है और शायद उसे भी ये चीज़ जल्द ही रियलाइज़ हो जाएगी। उसके बाद मिज़ो बाथरूम में नहा रही होती है और जांगसू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स और वक्त को याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो बहुत हैंडसम था। तभी उसके पास कॉल आता है। ये कॉल उसकी मदर इन लॉ का होता है, मतलब सुटांग की मॉम का। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि ग्रैंडफादर और उनके ब्रदर इन लॉ अब्रॉड से वापस आए होते हैं और वो चाहती है कि उनके घर की होने वाली डॉटर इन लॉ उनसे मिले। जब मिलने के लिए जाती है तो वो सुटांग के साथ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुटांग की मॉम को मिज़ो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो कहती है, मेरा बेटा कभी भी इससे बेहतर लड़की नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मिज़ो बहुत वेल बिहेव्ड लड़की है। उसे पता है बड़ों के सामने कैसे पेश आना है और शायद यही चीज है जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद वो
मिजो के पास जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और वो सुटैंग को अंदर जाने के लिए बोल देती है जाकर ग्रैंडफादर से मिलो और घर के अंदर खाने पीने की तैयारियां करवाओ। इधर वो मिजो से कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। मेरा बेटा बहुत लकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इसी प्यारी सी स्माइल के साथ ग्रैंडफादर का भी दिल जीत लो। वो पास के एरिया में मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ कोई चेस का गेम खेल रहे हैं, तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। मिजो कहती है ठीक है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हम देखते हैं कि वो शायरी वाले हिस्से में जाती है, तभी उसे वहाँ एक आदमी के हाथ में बीड्स की माला दिखाई देती है। उसे देखकर लगता है कि उसने ऐसी माला पहले कहीं देखी है, पर वो इग्नोर कर देती है। जब अंदर जाती है तो वो ग्रैंडफादर से मिलती है और उसके बाद उस आदमी की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जांगसू है, जो कि इस फैमिली का ब्रदर इन लॉ है। अब मिजो शॉक्ड होती है क्योंकि उसने अपने फियांसे के अंकल के साथ क्लोज मोमेंट्स बिताए हुए हैं। वो घबराई हुई होती है और जांगसू उसकी तरफ देख रहा होता है। मिजो उसे हेलो बोलती है और उन्हें टी ऑफर करती है, जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं बेटा अपने अंकल के साइड पर जाकर बैठो, उनकी मदद करो इस गेम को कंप्लीट करने में। और हम देखते हैं कि वो अंकल के साइड पर बैठी होती है। इधर जो जांगसू होता है वो उसके हाथ से टी ले लेता है। मिजो घबरा रही होती है कि जांगसू कभी भी इस चीज को एक्सपोज ना करते कि वो दोनों एक साथ एक बेडरूम के अंदर थे, इसलिए वो वहाँ पर खामोश बैठी रहती है। इधर हम देखते हैं सुटैंग को, जो वहाँ पर आ जाता है और अपने अंकल से मिलता है। उसके अंकल कहते हैं तो तुम शादी करने की प्लानिंग कब कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है जब फैमिली मेंबर्स एग्री हो जाएंगे मैं उसी मोमेंट पर शादी कर लूंगा। जिस पर जांगसू को बुरा लगता है, पर वो अपने चेहरे पर बस एक छोटी सी स्माइल रखता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो। जिस पर वो बोलता है फैमिली बिजनेस को लेने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा और मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ, और ग्रैंडफादर भी तो यही चाहते हैं ना। जिस पर ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं बहुत वक्त से मैंने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आज सभी लोग हैं तो चलो हम सब मिलकर लंच करते हैं। तब मिजो कहती है ठीक है, मुझसे 2 मिनट गार्डन में जाना है, उसे थोड़ी खुली हवा लेनी है। वो गार्डन में जाकर चैन की सांस लेने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके मन में घबराहट होती है कि जांगसू कहीं कुछ भी एक्सपोज ना करते। तभी पीछे से जांगसू आ जाता है और बोलता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिजो डर जाती है, वो गिरने वाली होती है। जांगसू उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि लास्ट नाइट हमारे बीच कुछ कमियां रह गई थी। मिजो कहती है अंकल मुझे माफ़ कीजिए, बार बार इन सब चीज़ों के बारे में आप याद दिलाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिए। जिस पे जांगसू बोलता है मैंने बस तुमसे मामूली सी बात की है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ क्या तुम सुटांग के साथ इस रिलेशनशिप में खुश हो। मिजो बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तब तक वहाँ पर सुटैंग आ जाता है और वो उन्हें बुला रहा होता है लंच करने के लिए। मिजो एकदम से घबरा जाती है। इधर जांगसू ज़बरदस्ती मिजो को किस कर लेता है। मिजो उसे धक्का देती है। तब तक सुटैंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और अकेले में क्या बात हो रही है तुम्हारे बीच, क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था क्या। जिस पर जांगसू बोलता है हाँ ज़रूर, वो तुम्हारी फियांसे तुम्हें बता देगी, और वो वहाँ से चला जाता है। अब सुटैंग मिजो से कहता है अंकल क्या कह रहे थे तुमसे, क्या कोई ज़रूरी बात थी। जिस पर मिजो कहती है बहुत ही ज़रूरी बात थी, वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका नेफ्यू एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। मिजो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। सुटैंग को 2 मिनट लगते हैं इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि उसके अंकल ने उसकी तारीफ की या बेइज्जती की, क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ़ और घमंडी इंसान होता है। उसके बाद हमें खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम लोग कहाँ गए थे, मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिजो कहती है मुझे थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेनी थी। ग्रैंडफादर कहते हैं मैंने सब कुछ अपने मन से बनवाया है, फैमिली ट्रेडिशनल डिशेस है, आकर टेस्ट करो तो अच्छा लगेगा। मिजो अब ग्रैंडफादर की साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। तब तक वहाँ पर जांगसू भी आ जाता है। अब यहाँ पर सुतांग उसी चेयर पर बैठने वाला होता है मिजो के साइड पर, लेकिन जांगसू उसी चेयर पर बैठ जाता है और सुतांग को जाकर अपनी मॉम के पास बैठना पड़ता है। ये लोग वहाँ पर मील वगैरह एंजॉय करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं और कुछ फैमिली बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशंस भी होता है। मिजो भी उस डिस्कशन का पार्ट होती है, पर ऐसा लग रहा होता है कि जांगसू को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है और शायद इसीलिए उसने आज तक शादी नहीं की है। इधर हम देखते हैं कि मिजो समझना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जांगसू आज तक शादी नहीं की है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। मिजो और जांगसू दूर सिटी के बाहर कहीं बैठे होते हैं गाड़ी के पास में और ड्रिंक कर रहे होते हैं। जांगसू उसे कह रहा होता है तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है इस होने वाली शादी से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो, अभी भी वक्त है, पीछे मुड़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है किसी ऐसे इंसान से शादी करने की जिसके लिए तुम बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हो। मिजो बोलती है मुझे तो कभी मेरी फैमिली में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो मैं किसी और की लाइफ में अपनी वो इंपॉर्टेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। जिस पर जांगसू बोलता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और सुटांग तुम्हारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो। मिजो बोलती है वो तो वक्त की बात है, पर अब इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर जांगसू उससे कहता है तो मैं समझना चाहूँगा कि जब तुम खुद की कीमत करोगी तब जाकर आगे की बात बढ़ेगी। मिजो कहती है मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अकेले में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं।
चांगसू बोलता है जाने का वक्त आ गया है। वो जाते जाते मिजो को एक गिफ्ट देकर जाता है और जैसे ही चांगसू के जाने के बाद वो गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव बीड्स होते हैं। वे सारे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसने उस गिफ्ट के बॉक्स को उल्टी तरफ से खोला होता है। वो एक एक करके उन सबको कलेक्ट करने लगती है। उसके बाद अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिजो अपने घर जाती है और उसके जो फादर और मदर होते हैं वे उसकी स्टेप सिस्टर के पास बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। वे उसे एक बहुत ही लग्जरी कार दिलाने की बात कर रहे होते हैं जिसे देखकर वो खुश हो रही होती है और बोलते हैं अगर तुम अच्छे से ग्रेजुएट होगी तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। वो खुश हो जाती है, अपने डैड और मॉम को थैंक यू बोलती है और कहती है आप देखना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी और अच्छे से ग्रेजुएट होंगी। और जो मीज़ो होती है वो उन्हें देखकर लेफ्ट आउट फील कर रही होती है क्योंकि कभी भी उसे फैमिली में प्यार नहीं मिला। और जैसे ही वो जो लड़की होती है यानी उसकी स्टेप सिस्टर जामिन वो उसे देखती है, उसका मुंह बन जाता है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीज़ो आकर उनके पास बैठ जाती है। उसके डैड उससे ये नहीं पूछते कि उसने डिनर किया या नहीं, बल्कि ये सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी सिटी के बाहर पड़ी हुई है क्या तुमने अपने फियांसे से बात की उसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मीज़ो बोलती है आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, ग्रैंडफादर बाकी के फैमिली मेंबर्स आ रखे थे तो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड बात करने का वक्त नहीं मिला। जिस पर उसका डैड भड़कने लगता है और कहने लगता है तो तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें पता है ना हमारे लिए यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो फैमिली रिच है, वो हमें वो प्रॉपर्टी खरीद कर दे सकती है, उस पर हम एक अच्छी खासी कंपनी बनाकर खड़ी कर सकते हैं, लोग हमारे पास काम करने के लिए आएंगे और तुम इतनी सी बात नहीं समझ रही हो। मिज़ो बोलती है नेक्स्ट टाइम जब मैं जैन के पास जाऊंगी तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। पर मिज़ो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है अंदर ही अंदर कि उससे कोई भी अपनापन से बात नहीं कर रहा है, सब मतलब के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट डे की सीन में हम देखते हैं मिज़ो को जो अब एक ड्रामा के लिए रेडी होना चाह रही थी और वो यहीं पर उसी चीज के बारे में सोच रही होती है। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम भी होता है और उसे अपनी मॉम का वो आखिरी वक्त याद आता है जब वो उनके साथ उनके थिएटर में जाती थी क्योंकि उसकी मॉम ने चाइनीज ट्रेडिशनल स्टोरी को परफॉर्म किया करता था और वो एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी। मिज़ो वही सब कुछ याद कर रही होती है तभी उसके पास जो कॉल आता है वो उसकी फ्रेंड का होता है और अपनी फ्रेंड से वो कहती है कि वो थिएटर करने के लिए रेडी है। उसका ड्रीम था कि वो अपनी मॉम के करियर को आगे तक लेकर जाए, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है हमें इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जिस चीज की तुम थिएटर में डिमांड कर रही हो वो ऑर्नामेंट, वो जो क्राउन है चाइनीज ट्रेडिशनल क्वीन का, वो अभी तक किसी के पास नहीं है। तुम्हें किसी ऐसे डिजाइनर से बात करनी होगी जो वो बना सके। मिज़ो कहती है मुझे पता है कहाँ मिलेगा और हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर उसी जगह पर जाती है उस डिजाइनर से मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड उसे कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बजट में वो चीज मिल जाएगी। मिज़ो बोलती है हाँ मुझे लगता है और अब वो उसके ऑफिस के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाहर इंतजार करती है और अपनी दोस्तों से समझा रही होती है समझ लो अगर उसने ज्यादा पैसे मांगे तो तुम कहाँ से लाओगे। मिज़ो बोलती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लाऊंगी क्योंकि ये डिजाइनर साल में 2 या 3 ही डिजाइन बनाता है और ये मेरे लिए उस क्राउन को डिजाइन करने के लिए कैसे रेडी होगा मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद इनका नंबर आता है और ये अंदर जाती है। मिज़ो डिजाइनर को हेलो बोलती है और जैसे ही वो डिजाइनर पीछे मुड़ता है पता चलता है कि वो चांगसू है। वो शॉक हो जाती है और बोलती है चांगसू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चांगसू बोलता है तो मैं क्या चाहिए। मिज़ो बोलती है मुझे ये क्राउन डिजाइन करवाना है, दरअसल इससे मेरी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, मुझे पता है तुम कर लोगे। और वो एकदम से चांगसू के लिए गर्म गर्म टी निकाल देती है और बोलती है थोड़ा दिमाग शांत करके देखो हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। चांगसू बोलता है मुझे अभी ठंडी चीज पीनी है, जिस पर मिज़ो उसकी टी को फूंक कर ठंडा करने की कोशिश करती है। चांगसू बोलता है मेरा मन नहीं है। मिज़ो कहती है बहुत ही ड्रामेबाज इंसान है पर क्या कर सकते हैं, अभी मुझे थिएटर करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होंगी। चांगसू उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कुछ दिनों में वो चीज मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मिज़ो बोलती है क्या काम करना पड़ेगा। चांगसू बोलता है तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। मिज़ो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो। चांगसू बोलता है हाँ जो तुमने सुना है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं। चांगसू से बोलता है अभी भी मौका है, तुम्हारा क्या डिसीजन है जल्दी से बताओ, सिर्फ इसकी कीमत एक किस है, क्या तुम उसके लिए रेडी नहीं हो। मिज़ो चांगसू की तरफ देखती है और जल्दी से उसे किस कर लेती है। चांगसू बोलता है क्या तुमने कभी किसी और इंसान को किस नहीं किया, तुम बिल्कुल फ्रेशर की तरह मुझे क्यों किस कर रही हो। मिज़ो बोलती है क्या मतलब, जिस पर चांगसू उसे पकड़ता है और जबरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है मैं इस तरीके की किस की बात कर रहा था। फिर वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे नेफ्यू से बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। चांगसू बोलता है काम की बात करे, शादी की बात तो बाद में होती रहेगी। और जैसे ही वो अपना डिजाइन देती है चांगसू बोलता है बहुत जल्दी तुम्हारा ये क्राउन मिल जाएगा।
तुम बेफिक्र रहो। और जब वो वहाँ से चली जाती है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिज़ो को, जो कि उसी म्यूजिक और ओपेरा कंपटीशन के लिए गई होती है जहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं और वो वहाँ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी टीचर आती है और उसे कुछ सूप वगैरह देती है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन पड़ी होती है, जिससे मिज़ो की वॉइस गायब हो जाएगी। लोगों के सामने वो ना कोई डायलॉग बोल पाएगी और ना ही कुछ गा पाएगी और उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। मिज़ो को ये नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या किया है और वो बस वो सूप पी लेती है। और जब उसे एहसास होता है कि उसकी वॉइस गायब हो चुकी है तो वो वहाँ परफॉर्म करने से मना कर देती है और जाकर ऑडियंस में बैठकर बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखना ही जरूरी समझती है। वो पीछे बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो उसकी सिस्टर जामिन को बताते हैं कि तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, तुमने तो कहा था कि वो सिर्फ VIP लाउंज में बैठती है, देखो वो जनरल लोगों के बीच कैसे बैठी हुई है। जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम के साथ मिलकर माइजो के पास आती है, उसकी बेइज्जती करना शुरू करती है और कहती है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हारी वजह से लोग मुझे पहचान रहे हैं, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। और वो उस पर भड़कने लगती है और कहने लगती है तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने बोला था। तभी वहाँ उस जगह का डायरेक्टर आ जाता है, माइजो उसकी स्टूडेंट होती है और वो आकर जामिन पर भड़कने लगता है और कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या कोई भी इंसान अपने ब्लड रिलेशन से इस तरीके से बात करेगा। दूसरी बात, ये एक प्रोफेशनल एरिया है, तुम मेरी स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं कर सकती। और वो बोलता है तुम्हारी कंपनी में जितना भी फंड है वो इसी थिएटर के जरिए जाता है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तुम्हारी मॉम से पहले उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसने इस थिएटर को शुरू किया था, तुम लोगों में तो दम नहीं है, इसलिए अगर कोई और ये काम आगे ले जा रहा है तो तुम लोग उसे डिमीन कर रहे हो। जिस पर मिज़ो के डैड आगे आते हैं, उस डायरेक्टर से माफी मांगते हैं और कहते हैं मेरी बच्ची ना समझ है, मासूम है, आप गलत समझ रहे हैं, वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगी। जिस पर डायरेक्टर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। अगले दिन हम मिज़ो को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं। तभी पीछे से जोंगसू आ जाता है और अचानक से उसके ऊपर वाली शेल्फ से एक बुक निकालने लगता है। मिज़ो उसे देखती है और शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोंगसू बोलता है किताबें पढ़ने का शौक मुझे भी है, तुम अकेली नहीं हो। और वो मिज़ो को एकदम से अपने करीब खींचता है और बोलता है घर पर कभी भी वक्त नहीं मिलता तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, सोचा यहाँ आकर मिलूं। और तुम्हारी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी भी थी। इधर हम देखते हैं सूटैंग को, जो कि मिज़ो को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और उसके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है कि उसे मिज़ो की सेरेमनी में जाना पड़ेगा और उसे ट्रिप के लिए कन्विंस करना पड़ेगा ताकि वे दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। वो इधर उधर ढूंढता है, तभी उसे मिज़ो लाइब्रेरी के पास दिखती है। ऐसा लगता है कि वो मिज़ो को पकड़ लेता है, चांसू के साथ परेशान नहीं होता। मिज़ो माहौल को शांत करा लेती है, वो जल्दी से टेबल के पास में बैठ जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो यहाँ बैठकर पढ़ रही है और जांगसू जो होता है टेबल के नीचे छिप जाता है। यहाँ पर जाकर सूटैंग कहता है ये फ्लावर्स फैमिली प्रेशर की वजह से मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, वे चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाऊँ, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो मैं बताने आया हूँ, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। इधर जांसू नीचे से उसे टच कर रहा होता है। मिज़ो सूटैंग को देखकर स्माइल करती है, जो लगता है कि ये पागल हो चुकी है, और वो सिग्नल करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सूटैंग वहाँ से जाता है, चेंसू एकदम से आकर उसे किस करने लगता है और बोलता है तुम उसके साथ कहीं भी नहीं जाओगी, किसी भी तरीके की ट्रिप पर नहीं, समझ में आ रही है ना बात। और वो मिज़ो को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिज़ो बाहर आती है तो वो देखती है कि आज ग्रेजुएशन डे के मौके पर उसकी स्टेप सिस्टर को उसके पेरेंट्स ने एक बहुत ही लग्जरी कार दिलाई है, जिसे वो अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट कर रही है और ऐसा दिखा रही है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी फैमिली के लिए कोई और मैटर नहीं करता। मिज़ो को ये सारी चीजें बुरी लग रही होती है और तभी उसकी फ्रेंड मिज़ो से पूछती है तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या दिलवाया, क्या तुम हमें नहीं दिखाओगी। अब मिज़ो अपने बैग से कुछ कीज निकालती है। उन्हें लगता है कि कोई मामूली स्कूटर की होगी, लेकिन मिज़ो स्कॉर्पियो की तरफ अपनी की से इशारा करती है। वो एक बहुत ही लग्जरी और स्पोर्ट्स बाइक होती है, स्पेशल एडिशन की। और एकदम से जामिन की सारी लाइमलाइट मिज़ो के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। उसे एक बार फिर से जलान होती है। इधर मिज़ो अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उससे बात कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिज़ो एक सीक्रेट सेलिब्रिटी और सिंगर है, जिसके गानों के लोग बहुत ज्यादा फैन है और उसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है। उसका ये सीक्रेट सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता है। आज उसकी फैंस के साथ कुछ मीटिंग होती है और तभी वहाँ पर अचानक से जांगसू आ जाता है। मिज़ो जल्दी से अपना फेस कवर करती है। जांगसू उससे बोलता है मैं यहाँ पर आपसे कुछ ज्यादा बातचीत करने नहीं आया हूँ, दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे म्यूजिक और थिएटर का बहुत ज्यादा शौक है। उसका बर्थडे आने वाला है, सोचा आपके सिग्नेचर ले लूँ इस ब्यूटीफुल SI एल्बम के ऊपर जो उसकी लाइफ से रिलेट करती है। क्या आप इस एल्बम के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखकर विश कर देंगी, शायद यही मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट होगा। और मिज़ो उसकी तरफ देखती है, जल्दी से साइन करती है, पर उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो जांगसू को दे देती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे बोलती है
मुझे नहीं पता था कि जांगसू इतना ज्यादा रोमांटिक भी है। आखिर कौन है उसकी गर्लफ्रेंड? मिजो कुछ नहीं बताती, पर उसे पता होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो मिजो के ही बारे में बात कर रहा है और अब वो यहाँ पर समझ जाती है कि जांगसू के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स है और अब वो दो जगह पर एक साथ कैसे हो सकती है। इधर उसे कॉल आता है कि सुटैंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। मिजो क्लब में उसे लेने के लिए जाती है, जहाँ पर सुटैंग के जो फ्रेंड्स होते हैं वे मिजो की ब्यूटी की तारीफ करते हैं, पर सुटैंग उसे डिमीन करने लगता है और बोलने लगता है कहीं भी वो दिखने से ज्यादा सुंदर नहीं है, तुम लोगों की आंखें खराब हैं। और वो मिजो को जबरदस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए बोलता है। जब मिजो इस चीज के लिए मना करती है ये बोलकर कि उसका मन नहीं है उसके फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने का, तो वो उसे जबरदस्ती मारने लगता है और धक्का मुक्की करने लगता है, उसके साथ बैडतमीजी करने लगता है, ये दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स के सामने कि वो कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है और कैसे ये लड़की उसके इशारों पर नाचती है। मिजो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जांगसू आ जाता है। वो सुटैंग को धक्का देता है और मिजो को बचा लेता है। सुटैंग उससे बोलता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर जांगसू बोलता है, तुम जिस तरीके की बदतमीजी घर की होने वाली डॉटर इन लॉ से कर रहे हो उसके हिसाब से तो तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी में एक भी शेयर नहीं देना चाहिए। जिन पैसों की तुम ड्रिंक कर रहे हो ना, वो उसी फैमिली बिजनेस से आए हैं जिसे लेने के लिए तुमने दिन रात एक कर रखा है, और वो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मिजो जैसी डॉटर इन लॉ को लेकर नहीं आओगे। वो उसे मारता भी है और मिजो को वहाँ से ले जाता है, वार्निंग देकर कि अगर वो दोबारा उसके साथ कुछ भी बदतमीजी करेगा तो वो ग्रैंडफादर को बोलकर उसे फैमिली बिजनेस से बाहर निकलवा देगा। इधर जांगसू जो होता है वो मिजो से कहता है, तुम्हें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले भी मैंने समझाया है, वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो कभी भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। मिजो खामोश रहना ही जरूरी समझती है। जांगसू उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है, आज रात यहीं रुक जाओ। वो जैसे बोल देता है, मिजो कहती है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जांगसू बोलता है, शांति से बैठी रहो, और उसे पता होता है कि मिजो के पैर में चोट लगी है। वो जल्दी से अपने पॉकेट से कैंडी निकालता है और उसे मिजो को देता है और बोलता है, थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पर दवाई लगाने वाला हूँ, पर उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। मिजो उसकी तरफ देखती है। जैसे ही मिजो कैंडी खाती है, इधर जांगसू उसके हाथ पर दवाई लगा देता है। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। जांगसू मिजो से कहता है, तुम क्या देख रही हो? मिजो उससे कहती है, तुम्हारी इंसानियत। जिस पर जांगसू उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे बोला है तुम्हें रुक सकती हो, तुम्हें आधी रात को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मिजो बोलती है, कोई बात नहीं, पैसे भी ग्रैंडफादर ने यहाँ पर मेरा एक रूम ऑलरेडी बुक कर रखा है, मैं कभी भी आकर यहाँ रुक सकती हूँ। और अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर मिजो को सुबह सुबह फैमिली मीटिंग में बुलाया जाता है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के सामने सुटैंग को घुटने पर बैठा रखा होता है और उसे पनिशमेंट मिल रही होती है। मिजो ने कभी भी सुटैंग को इस पोजीशन में नहीं देखा होता है और उसे रियलाइज होता है कि जांगसू आज उसे नहीं छोड़ने वाला है और वो उसके पास में आती है। इधर हम देखते हैं सुटैंग की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे बेटे को इस तरीके से क्यों पनिश किया जा रहा है? जिस पर जांगसू बोलता है, क्योंकि आपके बेटे ने कल रात क्लब में आपकी डॉटर इन लॉ की इमेज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फैमिली रेपुटेशन भी डाउन हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो मिजो से क्वेश्चन करते हैं कि जांगसू जो बोल रहा है वो सब कुछ सही है क्या? तुम्हारे जहाँ इंजरी हुई थी वो हील हुई या नहीं? और ग्रैंडफादर सुटैंग को छोड़ दीजिए, इन सब चीजों में मेरी गलती थी। अगर मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाती तो शायद सुटैंग उतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करता और वो इतनी ज्यादा बदतमीजी भी नहीं करता। जांगसू बोलता है, तुम यूज डिफेंड करने की कोशिश मत करो, चुपचाप से ये बताओ उसने गलती की है या नहीं। मिजो बोलती है, हाँ उसने गलती तो की है। इधर हम देखते हैं उसकी मॉम कहने लगती है, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए, वो बस एक मामूली सा बच्चा है, उसे नहीं पता कि कैसे कहाँ क्या बिहेव करते हैं, और वो अपने दोस्तों के बीच में था, उसकी वजह से उसने ऐसे बिहेव किया, वरना आप मिजो से पूछ लीजिए इतने टाइम में उसने कभी भी किसी को इस तरीके से देखा हो? ग्रैंडफादर प्लीज आप तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस पर ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, बहुत हुआ तमाशा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सुतांग को मैं पनिशमेंट देता हूँ और मिजो तुम अपनी पैर का ध्यान रखो। और हम देखते हैं वो सुटैंग की मॉम से कहते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, और वो सबसे ले जाती है। और इधर हम देखते हैं ग्रैंडफादर मिजो से जाकर रेस्ट करने को बोलते हैं। इधर मिजो जांगसू के घर पर आकर बहुत ही टेस्टी डम्पलिंग्स खाती है और उन्हें अप्रिशिएट करती है। तभी वहाँ पर जांगसू आ जाता है और उसके पैर के निशान को देखने लगता है और उसे जैसे रोकती है और बोलती है, अभी इस वक्त ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे चुपचाप से मेरा मील एंजॉय करने दो। जांगसू उससे कहता है, तुम्हारा जख्म तो बहुत जल्दी भर गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बॉडी इतनी जल्दी हील करती है। मिजो बोलती है, हाँ क्योंकि वो मामूली सा जख्म था, पर तुमने जो सुटैंग को टॉर्चर किया है मुझसे कभी भी नहीं भूलेगा। मिजो अपना खाना खाने लगती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है, जांगसू अचानक से उसे किस कर लेता है और मिजो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर सुटैंग को दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके हेड के लिए आइस बैग निकालती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं,
घर वालों की नजरों में तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे बन के आ जाओगे तो तुम्हारी इमेज कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी। वैसे भी सब कुछ जांगसू के हाथ में जाने वाला है, थोड़ा बहुत तुम्हें मिलेगा, उसके लिए भी तुम इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, ऐसे मत करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सू टैंग को अभी भी अपनी मदर की बातें नहीं समझ में आ रही होती हैं। इधर मिसो जल्दी से फैमिली के सीक्रेट रूम में घुस जाती है कुछ जरूरी से डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सू टैंग आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम आज कंपनी नहीं गई? मिसो बोलती है दरअसल मुझे घर के कुछ जरूरी कागज लेने थे, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। और उसे लगता है कि सू टैंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सू टैंग नशे में होता है और बोलता है तुम्हारी वजह से जांगसू और ग्रैंडफादर ने मुझे पनिशमेंट दिया। मिसो बोलती है तुम्हारी गलती थी और वहाँ से जाने लगती है, जिसपे सू टैंग उससे बोलता है मैं तुमसे शादी से प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। मिसो ये सुनते हुए उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो एक स्टोर के अंदर जाती है, पता चलता है कि ये स्टोर उसका है और वहाँ पर जांगसू भी होता है। और वहाँ जो स्टोर का मैनेजर होता है वो जैसे ही मिसो को देखता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है और जांगसू के सामने उसे मैडम बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिसो जैसे इशारा कर देती है जिस पर वो हेजिटेट होकर जांगसू को बोलता है कि हमारी बहुत ही पुरानी कस्टमर है मैडम, यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें देखने आई हैं और हमेशा अपने कुछ स्पेशल डिजाइन वगैरह को भी लेकर आती है हमारी बॉस को, उनके डिजाइन बहुत अच्छी लगती है। जांगसू बोलता है क्या सच में, मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम ऐसा क्या लेकर आती हो? और जब जाकर जांगसू की मदद करती है, उसे अपनी बनाई हुई डिजाइन्स वगैरह दिखाती है, जांगसू उसके आर्टिस्टिक स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है इन्हें सब चीजों को तुमने बनाया? मिसो बोलती है हाँ, बहुत वक्त से इन्हें सब चीजों पर काम कर रही थी, पर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे इस बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करे। जांगसू बोलता है मैं रेडी हूँ तुम्हारे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, और वो जल्दी से एक ब्लैक कार्ड निकाल कर उसे देता और बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें इस कार्ड से ले सकती हो। मिसो बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो? जांगसू बोलता है तो मैं आज से कुछ खरीद भी सकती हूँ। वो मिसो के लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है। मिसो ड्रेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है, पर उसे ड्रेस की फिटिंग नहीं लग रही होती है। तभी अचानक से जांगसू अंदर आ जाता है, उसकी मदद करता है। मिसो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? जांगसू बोलता है तुम्हें चेन के साथ स्ट्रगल करता हुआ देखा तो सोचा हाथ बढ़ा दूं, और वो मिसो के क्लोज जाने लगता है ये बताने के लिए कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आज की पार्टी में सिर्फ तुम ही तुम दिखोगी और तुम्हें यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी बना सकती हो। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, तुम बस उनसे बात करने आना चाहिए। और वहाँ से लेकर चला जाता है पार्टी के अंदर। हम देखते हैं कि सभी लोगों ने साथ में देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा होता है कि इनको सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाया है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है जो मिसो को देखती है और जांगसू से कहती है ये कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और वो बहुत ज्यादा शौकीन होती है, खुद मिसो से देखकर बहुत ज्यादा शौकीन होती है। जांगसू से बोलता है क्या तुम दोनों पहले मिल चुकी हो? और वो अब कुछ भी नहीं बोल रही होती और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिसो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की आकर अपनी गाड़ी उसी जगह पर पार्क कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पावर और अथॉरिटी को लेकर और थोड़ा बहुत नॉलेज को लेकर। और वो झगड़ा अभी इन्हें सॉल्व करना होता है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन सिद्धा जांगसू से होता है। वो लड़की मिसो को अपने पास बुलाती है और कहती है मैं माफी के तौर पर अपना ये ब्रेसलेट तुम्हें देना चाहती हूँ। मिसो बोलती है तुमसे भूल हो गई है, दरअसल मेरे पास ऑलरेडी अब ब्रेसलेट है, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पर वो बोलती है ठीक है, मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ और जांगसू को ये सब चीजों के बारे में मत बताना। मिसो बोलती है पहले ही इन सब चीजों के ऊपर गिव अप कर दिया। जिस पे वो बोलती है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम ब्यूटीफुल भी हो। मिसो बोलती है सच में? अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगी? और वो अपना विजिटिंग कार्ड देती और बोलती है यू स्टोर पर जरूर आना, जांगसू भी वहाँ पर अक्सर विजिट करता रहता है, हमारा बहुत ही पुराना कस्टमर है। इधर मिसो बाकी लोगों से भी मिलती है जाकर और उन्हें बताती है कि वो इंटरनेट पर उनके लिए कुछ ग्रुप वगैरह बना देगी। सभी लोग यहाँ पर जांगसू में भी इंटरेस्टेड होते हैं और वो मिसो से उसके लिए भी बात करते हैं और कह रहे होते हैं क्या जांगसू की कोई गर्लफ्रेंड है? मिसो बोलती है तुम सब जाकर उसी से पूछ सकते हो, वो अक्सर स्टोर पर बैठा होता है, कस्टमर्स को हैंडल कर रहा होता है। जिसे देखकर जांगसू को बुरा लगता है कि मिसो सबको क्यों नहीं बता रही है कि वो उसे पसंद करता है। और हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ उसे लिफ्ट की तरफ ले जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। मिसो से कहती है तुम्हारे गुस्से होने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, सबको पता है कि मैं तुम्हारे नेफ्यूज। जिस पर जांगसू बोलता है ये चीज मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा, तुम्हें भी पता है जब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और मेरे साथ खेलना बंद करो। मिसो बोलती है तुम इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हो? जांगसू बोलता है तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही हो और इस वक्त तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुमने ये बता सको कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिसो बोलती है मैं हर वक्त तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से पूरी तरह अलग अलग। बोलता है वही तो मैं देख रहा हूँ कि कब तुम इस कहानी का हिस्सा मुझे बनाओगी। मिसो बोलती है मैं हर चीज के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जांगसू उससे कहता है ठीक है, ऊपर आकर बात करो। और हम देखते हैं कि वो उसे रूम के अंदर ले जाता है, प्यार से समझाता है और बोलता है बहुत हुआ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ और तुमसे मेरी हो, और उस दिन का तुम इंतजार करना। मिसो बोलती है मुझे
मुझे इंतजार रहेगा कि कब तुम इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे। और जैंक्सी उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर मिजो अकेली बैठी होती है और उसे अपने बैग में वही ब्लैक कार्ड मिलता है। वो उसकी अमाउंट चेक करती है तो वो देखती है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं और वो जैंक्सू को कॉल करती है और बोलती है इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी। जैंक्सू बोलता है जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तब तक तुम किसी भी इंसान से मिलने नहीं जाओगी। मुझे नहीं पता कि मेरी ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर किसकी गंदी नजर पड़ जाए, तुम सिर्फ मेरी हो। मिजो इस फोन कर देती है और बोलती है टेंशन मत लो, मैं इसमें से एक भी पैसा फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगी, तुम्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट ला कर दूंगी। जैंक्सू से बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा ही करोगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजो की मदर का उसके पास कॉल आता है जो उसे मिलाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा भड़की हुई होती है और अगले दिन अपनी मदर से मिलने जाती है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर जामिन ने उसकी मदर को उसके अगेंस्ट में कर रखा होता है कि मिजो ने उसे लग्जरी करके लेकर पूरी स्कूल के सामने उसकी इमेज डाउन करने की कोशिश की और अभी तक लोग उसे उसी नजर से नहीं देख रहे हैं जैसे वो चाहती थी। जिस पर उसकी मदर झाड़ू उठा लेती है और उनको मारने लगती है और कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी छोटी बहन के साथ इतनी गलत हरकत करोगी। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका डैड आ जाते हैं और जैसे ही मिजो के फादर आते हैं वो उनके सामने एकदम से इनोसेंट बन जाती है और हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ प्लान करके करती है और शायद इसलिए उसे अपनी स्टेप मॉम नहीं पसंद, क्योंकि वो हमेशा अपनी बायोलॉजिकल डॉटर और मिजो के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती थी। और अभी उसका डैड को जब इस चीज के बारे में पता चलता है कि उसकी वाइफ उसकी डॉटर को टॉर्चर करती है तो वो थोड़ा भड़कने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि वो मिजो के साथ ऐसा कुछ भी ना करे। इधर मिजो कहती है मैं तो बस यहाँ पर फैमिली के कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई थी एक स्पेशल बिजनेस के बारे में और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन लेना चाहती थी। पहले तो उसका डैड मना कर देते और बोलते हैं कि वो एक बार सुटांग की फैमिली से मिलना चाहते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट तो है पर वो ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। जिस पर उसकी सेकंड वाइफ उसे समझाती है कि अगर आपकी डॉटर इतनी अच्छी डील लेकर आई है तो आपको सिग्नेचर करना चाहिए। मिजो बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे फैमिली के साथ बहुत जल्दी आपकी एक बार मीटिंग जरूर फिक्स करा दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। इधर जामिन और उसकी मॉम को मिजो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर उसके डैड से कार तक ड्रॉप करने जाते हैं और कहते हैं बेटा बुरा मत मानना पर मुझे अभी इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे पर्सनली मिलकर इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करूँ। इधर हम देखते हैं कि मिजो इस चीज के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसका डैड इस बार तो उसके जाल में नहीं फंसेगा और उन्हें एक बहुत ही अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसके लिए अप्पू जांगसू से मिले। उसके बिल्डिंग में जाती है। जब वो पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करती है तो वहाँ पर कई सारे घटिया लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उसे लूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पीछे से जांगसू आ जाता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, उसके हाथ में गन होती है और वो लोग जांगसू को ही मारने के लिए आए होते हैं। मिजो को यहाँ पर मोहरा बना लेते हैं और जेंगसू से उसकी गन नीचे रखने के लिए कहते हैं। जेंगसू के साथ उसका एक इंसान भी होता है और वो जैसे ही गन नीचे रखता है और उन्हें बातों में लगाता है वो इशारा करता है और उसका आदमी उन घटिया आदमियों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी जेंगसू के ऊपर वे लोग अटैक कर देते हैं। उन जेंगसू के हाथ में गोली लग जाती है और वो इंजर हो जाता है, जिस पर अब मिजो से भागते हुए गाड़ी के अंदर ले जाती है और उसे जेंगसू की हालत देखकर रियलाइज होता है कि जेंगसू कुछ और गलत काम भी करता है। उसे लगता है कि जेंगसू एक चोर है जो लोगों को लूट कर पैसे कमा रहा है और वो बोलती है तुम्हारी फैमिली के अंदर कितने सीक्रेट्स हैं, मुझे समझ नहीं आता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ही इमोशनल हो जाती है और कहती है अपना ब्लैक कार्ड दो, इसमें बहुत सारे पैसे अभी भी हैं, मैंने एक भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, इन सारे पैसों को लेकर एक अच्छी सी फ्लाइट बुक करो और इस कंट्री को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। जेंगसू हंस रहा होता है, मानो कुछ सीक्रेट है जो मिजो के साथ ना जोड़ना चाहता, कोई प्रोफेशनल है जिसे वो नहीं शेयर करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजो से कहती है कि तुम्हें कहाँ लेकर चलो इस रात, मैं डॉक्टर भी बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। चांसो बोलता है मेरे पास मेरा पर्सनल डॉक्टर है और हम देखते हैं कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाता है जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। जैसे उसे पता चलता है कि चांसो के हाथ में चोट लगी है वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। मिजो को उसका ये बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे डॉक्टर हो, तुम्हारा पेशेंट दर्द से मर रहा है और तुम सेल्फी ले रहे हो। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि चांसो के लिए ही कोई नई बात नहीं है और ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ है। जिस पर मिजो कहती है क्या मतलब, जिस पर वो कहने लगता है तो मैं नहीं पता। तभी चांगसू उससे आंख दिखाता है और कहता है बकवास बंद करो और काम पर फोकस करो। वो नहीं चाहता है कि मिजो को उसके प्रोफेशन के बारे में पता चले और अभी तक हमें भी नहीं पता चलता है कि चांगसू क्या प्रोफेशन करता है। हो सकता है कि वो कोई सीक्रेट पुलिस एजेंट हो। इधर हम देखते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। वो उसके हाथ से गोली वगैरह निकाल देता है और जांगसू को पेन किलर देकर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। तभी जांगसू को बाथरूम के अंदर जाना होता है। मिजो भी अंदर जाती है लेकिन जांगसू अचानक से किस करने लगता है अपना दर्द भुलाने के लिए और उसका बेस्ट फ्रेंड ये चीज देख रहा होता है और हंसकर वहाँ से चली आती है और उसका बेस्ट फ्रेंड जांगसू को छेड़ने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं।
वो तुम्हारे नेफ्यू की फियोंसे है ना? जांगसू बोलता है, अफसोस तो इसी चीज का है। फिर उसके बाद इधर मिजो इस डॉक्टर को ड्रॉप करने के लिए नीचे आती है। वो डॉक्टर से फर्स्ट एड बॉक्स देती है जिसके अंदर हर एक चीज होती है। मिजो कहने लगती है, क्या तुम लोग कुछ छिपा रहे हो, मुझे बता सकते हो? जिस पर वो डॉक्टर उसे बताने वाला होता है तभी पीछे से जांगसू आ जाता है और वो उसे कहता है, बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें अपना घर जाना चाहिए। जिस पर वो जांगसू की तरफ स्माइल करता है और अपने घर की तरफ निकल आता है। इधर आधी रात को मिजो जांगसू के पास आती है। वो चेक करती है, सू को बहुत ज्यादा फीवर होता है। वो डॉक्टर को कॉल करती है और पूछती है कि वो जांगसू के लिए क्या कर सकती है। वो थर्मामीटर निकालती है और उसका फीवर मेजर करती है और अब डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि उसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है और उसे कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर मीसू अभी भी चेंसू के बिस्तर पर सोई होती है। चेंसू की आंख खुलती है और उसे पता नहीं होता कि मीसू यहाँ पर क्यों सो गई है। वो उसकी तरफ देखता है, तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है, वो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा केयर टेकिंग है। तुम्हें नहीं पता कल रात उसने तुम्हारा कितना ज्यादा ध्यान रखा है। पूरी रात मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। उसने तुम्हारे कपड़े उतार कर ठंडे पानी से तुम्हारे बॉडी को वॉश किया है ताकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। चांगसू को मीजू के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया। वो उसे उठाता है, वो उसे टच करता है। तभी मीजू की आंख खुल जाती है और वो उसे उठा हुआ देखकर एकदम से घबराने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक नहीं हो? वो सुतांग करती है, बोलती है, तुम्हारी जख्म को क्या हुआ? वो ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा? चांगसू से कहता है, आराम से रिलैक्स हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब मीजू से कहती है, अगली बार से तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, कोई भी इलीगल काम नहीं करोगे, तुम्हें नॉर्मल रहना पड़ेगा। चांगसू और वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए स्माइल कर रहे होते हैं। इधर मिसू की बहन जामू को दिखाया जाता है जो सुटेंग से मिलने उसके घर आ जाती है और जाकर दरवाजा खोलती है। मिसू की बहन जामू उससे कहती है, मिसू कहाँ है? जिस पर जामू बोलती है, मुझे नहीं पता, वो कहीं गई होगी। जिस पर वो कहती है, दरअसल मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ लेकर आई थी, घर में उसकी फेवरेट डिश बनी थी, सोचा उसे मिलूं, पर अब वो घर पर नहीं है, तो क्या मैं थोड़ी देर आपसे बैठकर बात कर सकती हो? सुटेंग तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रूड और बदतमीज इंसान होता है। वो जब मिसू को रिस्पेक्ट नहीं देता तो उसे क्या ही रिस्पेक्ट देगा। वो उससे कहता है, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जामू बोलती है, मुझे बहुत जरूरी काम से ही तुमसे बात करनी है, जो तुम्हारे मतलब की बात है, कुछ प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर। क्या अभी तो मुझसे बात नहीं करोगे? जैसे ही वो पैसों का नाम सुनता है वो उसे अंदर बुलाता है और अब आपने कहानी शुरू करती है। वो बोलती है, दरअसल दोनों फैमिली के बीच में कुछ स्पेशल गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है। इधर सुटेंग ड्रिंक कर रहा होता है और वो बोलती है कि मुझे मेरी बहन से बहुत ज्यादा जलन होती है। क्या तुम्हारे जैसा हैंडसम इंसान उसका फियांसे अब मेरे फियांसे से भी तो बन सकता था ना? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुटान जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तो पहले तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता था। दूसरी जिस पर वो कहता है, तुम कुछ खास ब्यूटीफुल नहीं लगती हो। तब तक वहाँ पर मीजू आ जाती है और वो उन दोनों के साथ देखकर कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और हम देखते हैं कि वो जामू से सवाल करती है, तो मेरे फियांसे के साथ क्या कर रही हो? इवन वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। सुटान से पूछती है, इतने टाइम में मैंने तुम्हें इतनी बार चीटिंग करते हुए पकड़ा, अब की बार तुमने मेरी बहन को मोहरा बनाया, थोड़ी तो शर्म करो। जिस पर सुटान बोलता है, मैंने उसे किसी भी तरीके की कोई गलत बात नहीं दिखाई, वो खुद मुझसे मिलने आई थी। इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और हर बार की तरह ओरिन सुटेंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चली आती है। और इधर हम देखते हैं कि जामू और सुटेंग होते हैं, वो अकेले में कुछ बात करने लगते हैं। इधर मिजू को पता होता है कि जामू और सुटेंग को मजा कैसे चखाना है। वो सुटेंग ने मॉम के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सुटेंग उसकी सिस्टर के साथ कुछ जरूरी बात करने में बिजी है, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो भागती हुई उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर जाकर जामू अकेले होते हैं। और वो जाकर सीधे जामू को मारने लगती है, उसे जलील करती है, पीछे से वारन जाती है और बोलती है, मदर लव, इन्हें छोड़ दीजिए, मेरी बहन चुपचाप से घर चली जाएगी, आपको जो सवाल करने हैं वो आप मेरी फियांसे से कीजिए। और वो सुटेंग से कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मिसू बेहतर लड़की तो मैं कहीं नहीं मिल सकती। देखो इसके मासूम चेहरे को, क्या तुम्हें पता नहीं है इस मासूम चेहरे के पीछे कितना इंटेलिजेंट ब्रेन है? तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट है। मिसू कहती है, आप उन्हें निंदा आती है, मैं घर जाती हूँ, आप आराम से बैठकर उन्हें समझा दीजिए। और जैसे मिसू वहाँ से जाती है, सुटेंग की मॉम उसके पास बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हर वक्त मैं तुम्हारी गलतियों को समेटने नहीं आऊंगी। अगर ये लड़की हमारे हाथों से निकल गई तो तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा भटक जाएंगे और तुम्हारी FIR किसी से शादी नहीं कर पाएंगे। मैं 50 बार बता चुकी हूँ, फैमिली की अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें इस लड़की के आसपास भटकना पड़ेगा। और पता चलता है कि उसकी मदर मिसू को कुछ खास पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रही है। और उसके बाद वो सुटेंग से कहती है, तुम इतना टाइम से साथ में थे, क्या कभी तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे वो यहाँ पर रुकी रहे? जिस पर वो बोलता है, कभी भी नहीं, मैंने तो उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो,
लड़कियों को रोकने का यही तरीका होता है और तुमने वो तरीका भी अपने हाथ से गवा दिया। जिस पर वो कहता है, मदर आप मुझे बार बार जलील मत कीजिए। इधर हम देखते हैं कि उसकी मामी से कुछ आइडियाज वगैरह देती हैं और वो आइडियाज को लेकर मीजू के घर जाता है। उससे आकर माफी वगैरह मांगता है और कहता है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? पर मीजू बना कर देती है और कहती है वो कल दिन में तुमसे आकर मिलेगी। और जैसे वो वहाँ से जाता है और एक दरवाजा बंद करके बैठ जाती है और बोलती है, ये इंसान पागल हो चुका है और मुझे इतनी ज्यादा सर्दी क्यों लग रही है। तभी अचानक से वहाँ पर जेंसू का कॉल आता है और वो उसे पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया? मीजू बोलती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया। जेंसू बोलता है, तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, तुम अगर कुछ खाओगी नहीं तो तुम्हारी बॉडी भी बढ़ जाएगी। मीजू बोलती है, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। जेंसू बोलता है, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के पास में हूँ, क्या तुम मुझसे आकर मिलना चाहोगी? मीजू भागती होकर उसकी गाड़ी के अंदर जा बैठती है। जेंसू उससे बोलता है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो मीजू से बात करने लगता है और बोलता है, सूतिंग और तुम्हारी क्लोजनेस देखकर मुझे जेलसी होती है। और वो एकदम से किस करने लगता है। इनके बीच में एक क्लोज और रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। किसिंग करते समय मीजू जेंसू से कहती है, तुम मुझे ये बता दो, ये गलत काम कब छोड़ोगे? ग्रैंडफादर का 70th बर्थडे आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुमने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ये प्रॉमिस दो कि कभी भी तुम कुछ गलत हरकत नहीं करोगे। जिस पर वो बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मीजू से कई सारी बातें करता है और उसके बाद मीजू के जाने का समय आ जाता है। और जैसे मीजू गाड़ी से निकल कर जाती है तभी जेंसू से पीछे बुलाता है और कहता है, तुम कुछ भूल रही हो। मीजू उसके पास जाती है और उसे किस करती है और बोलती है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ आकर। जिस पर जेंसू बोलता है, अपना ध्यान रखना। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हाँ, और इस जेंसू की बनाई हुई प्रॉपर्टी को विजिट करने जाती है। तभी अचानक से पीछे से जेंसू आ जाता है। उसका पैर फिसलने वाला होता है पर जेंसू उसे संभाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो उनकी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेती है। उसे नहीं पता होता है कि ये सुतांग की फैमिली मेंबर है। उसके बाद हम मीजू और उसके दादा को देखते हैं। उसकी सौतेली माँ उसके दादा के सामने खड़ी होती है और वो यहाँ पर मीजू की इज्जत का तमाशा बनाना चाहती थी। वो उनसे कहने लगती है, वैसे तो हमने अपने घर की बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वफादारी और ये सारी चीजें सिखाई हैं, पर पता नहीं था कि मीजू मेरे इतने अच्छे से अनलॉक के ऊपर चीट करेगी। वो कुछ फोटोज वगैरह नीचे रख देती है और उधर सुतांग को भी बुला लेती है और सुतांग से कहती है, देखो ये किसके साथ रात बिता रही है। और इधर हम देखते हैं कि सुतेंग कितना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो मीजू से बिना कुछ सवाल जवाब किए उसका गला पकड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेंसू आ जाता है और उससे कहता है, अपने हाथ पीछे रखो। और इधर हम देखते हैं कि वो बुरी औरत यानी मीजू की सौतेली माँ कहती है, यही इंसान था जिसके साथ ये लड़की अपनी रातें काली कर रही थी। तभी नौकर आकर बताते हैं, आप जिनको घटिया और गलत बोल रही हैं वो इस फैमिली के हेड हैं। इसे सुनते ही मीजू की सौतेली माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो शौक में आ जाती है। वो माफी मांगती है और कहती है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये देखकर दादा, सुतंग और सभी लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं। जेंसू उससे कहता है, जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वो आपकी खुद की बेटी है। और वो और सब लोग उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो मीजू से माफी मांगती है और कहती है, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, तो मीजू यहाँ मौका नहीं गंवाने वाली थी। वो जोर से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, आप जैसी माँ होने से बेहतर है कि मेरी कोई माँ ना हो। इधर दादा भी उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे घर की बेटी पर इस तरह से उंगली उठाएंगे। नौकर, इन्हें जल्दी से घर से धक्के देकर बाहर निकालो। और वो स्माइल करती हुई वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं मीजू अपने दादा को उनके रेस्टिंग रूम में छोड़ने जा रही होती है। उधर जेंगसू सुतंग की तरफ देख रहा होता है। सुतंग उससे सवाल करता है, सब कुछ तो ठीक है, पर आप मेरी फियोंसे को हाथ क्यों लगा रहे थे? वो मेरी है। जिस पर जेंगसू उस पर भड़क जाता है और बोलता है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर तुमने कब्जा जमा रखा है, वो इंसान है, उसे इंसानों की तरह ट्रीट करो। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर मीजू अपने प्रोफेशनल लुक में होती है। वो एक सिंगर बनकर घूम रही होती है अपनी दोस्त के साथ। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे आकर फिर से घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, आधी रात को दो सुंदर लड़कियां अगर ऐसे सुनसान सड़क पर घूमेंगी तो लड़कों का दिल मचल ही जाएगा ना। वो लोग उसे फूल वगैरह देते हैं और कहते हैं, बस आज की रात मेरे साथ बिता लो, अगले दिन से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और वे लोग मीजू और उसकी असिस्टेंट के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेंसू आ जाता है। वो उन्हें बुरी तरह मारता है और मीजू को बचा लेता है। लेकिन मीजू ने अभी भी मास्क लगा रखा होता है। वो उसके सामने आता है और बोलता है, आपके गानों की तो पूरी दुनिया दीवानी है, आपके डांस की भी। आपने चाइनीज ट्रेडिशन को वो लुक दिया है जिसके बारे में लोग पहले कभी बात भी नहीं करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दादाजी को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के बर्थडे पर परफॉर्म करें। वो उसे अपना इनविटेशन कार्ड देता है, जिस पर मीजू की असिस्टेंट जवाब देती है, हमारे शेड्यूल्स पहले से ही बुक हैं, अगर हमें टाइम मिला तो हम जरूर आएंगे। और वो अपना विजिटिंग कार्ड देती है। उसके बाद हम देखते हैं जेंगसू घर चला जाता है। तभी पीछे से मीजू आती है और बोलती है, मैं देखने आई थी कि तुम्हारे जख्म में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। जेंगसू उसे अपने करीब बैठा लेता है और कहता है, देख सकती हो तो मेरे कपड़े उतार कर। मीजू उसे टोकती है, 24 घंटे फ्लर्टिंग मत किया करो। और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बनने लगते हैं। जेंगसू उसे करीब लेकर आता है और बोलता है, बहुत जल्दी मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूँ और जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर अपने साथ ले जाऊंगा। और ये बोलते ही वो उसे किस करने लगता है और बोलता है, तुम अक्सतांग के पास कभी मत
मत जाना। मीजू बोलती है कभी भी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जो कि दादाजी के बर्थडे पार्टी का सीन होता है, जहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं। इधर हम देखते हैं सुतांग भी मीजू को देख रहा होता है और यहाँ पर जंगसू भी आया होता है। मीजू बहुत प्यारी लग रही होती है। सबने दादाजी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाया होता है। इधर जो सुटांग की मॉम होती है वो किसी न किसी तरीके से मीजू और सुटांग को करीब लाना चाहती है। उधर जो चेंगसू और मीजू होते हैं वो अकेले में एक कमरे के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर मीजू चेंगसू को बताती है कि उसका पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और इसलिए चाहती है कि चेंगसू उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आए, जिस पर चेंगसू उसे गेस्ट रूम में रेस्ट करने को बोलता है। जैसे ही चेंगसू वहाँ से जाता है, मीजू तुरंत अपनी असिस्टेंट के पास जाती है और जल्दी से अपना लुक बदलकर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हमें स्टेज परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है। सभी गेस्ट मीजू की सिंगिंग और उसकी प्रतिभा की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसे स्टेज पर लाना बहुत मुश्किल बात है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर है। यहाँ पर हम देखते हैं जेंगसू को, जो बार बार मीजू को कॉल कर रहा होता है वो कहाँ है, क्योंकि उसे वीआईपी गेस्ट रूम में नहीं मिली और वो टेंशन में आ रहा होता है। इधर मीजू जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ जाती है और तब तक वहाँ पर जेंगसू आ जाता है और उसे पता चलता है कि जेंगसू ने फोन करके उसका फोन बंद कर दिया था। वहाँ जेंगसू आकर कहता है तुम कहाँ गई थी। मीजू बोलती है दरअसल वीआईपी गेस्ट रूम में कुछ लोग आ गए थे, इसलिए मैं अंदर जाकर सो गई थी। जेंगसू उसे दवा देता है और बोलता है जल्दी से दवा खाकर नीचे आ जाओ और मीजू उसके साथ ही नीचे आ जाती है। अब वो सबके साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसकी मुलाकात मीजू से इन्वेस्टर टाइम मीटिंग में हुई थी और हम देखते हैं कि वो आकर दादाजी से जेंगसू और अपनी सगाई की बात करने लगती है। पर मीजू जेंगसू को परेशान कर रही होती है, बार बार उसे इधर उधर छूकर, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि जेंगसू किसी और के साथ एंगेज्ड होगा। वो तो खुद अपनी सगाई कैंसिल करके जेंगसू से शादी करना चाहती है। थोड़ी देर में वो दादाजी से बोलती है कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो वो ऊपर जाकर रेस्ट करना चाहती है, जिस पर दादाजी से वहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। वो अपने कमरे में होती है। पीछे से उसकी सास यानी सुटांग की मॉम उसके लिए जूस लेकर आती है और बोलती है मुझे पता है अक्सर ऐसे दिनों में पेट में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये जूस पियो, इसमें विटामिन सी है, ये तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें एनर्जी देगा। मीसा वो जूस पी लेती है और थोड़ी देर में उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, उसका सर घूमने लगता है और वो वहीं पर लेट जाती है। इधर उसकी सास नीचे आकर सुटांग से बोलती है तुम्हारी फियांसे ऊपर है, क्या तुम थोड़ा उसे सपोर्ट नहीं कर सकते जाकर, इतनी गलतियां की है, शायद यही मौका है उससे माफी मांगने का। सुतांग को अपनी माँ का इशारा समझ में आ जाता है और वो ऊपर चला जाता है, पर जेंगसू को दाल में कुछ काला लगता है और वो जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ उसके साथ बदतमीजी होने लगती है और गलत हरकत करने लगता है और रोक रही होती है, पर वो नहीं मान रहा होता है और बोल रहा होता है कि वैसे तो तुम कभी मुझे अपनाओगी नहीं, पर शायद यही मौका है कि तुम मुझे अपना लो। लेकिन पीछे से जेंगसू आ जाता है और वो ये होते हुआ देख लेता है, दरवाजा खोलता है और सुतांग को बुरी तरीके से मारता है और उसके बाद वो मीजू को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो बोलता है दादाजी मीजू मेरी फियांसे है, मैं उसके साथ चाहे जो करूँ कर सकता हूँ। जिस पर जेंगसू बोलता है बिल्कुल भी नहीं, उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करोगे। जिस पर दादाजी कहने लगते हैं मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना घटिया ग्रैंडसन मिलेगा जिसकी इतनी गंदी हरकतें होंगी। वो उसकी माँ के ऊपर भड़कते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी परवरिश का नतीजा है, तुमने कभी भी अपने बेटे को सही नसीहत नहीं दी। लेकिन उसकी माँ उल्टा मीजू को गली दे रही होती है और कह रही होती है कि शायद ये बातें इनके बीच में पहले ही हो जाती तो हम बड़ों को इस मामले में नहीं पड़ना पड़ता। जिस पे जेंगसू बोलता है आप अपनी जुबान पर काबू रखिए, आप जो चीज बोल रही है उसमें 1% भी समझदारी और समझ कुछ भी नहीं है। क्या कल को आपकी बेटी किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसी होती तो आप भी ऐसे ही बोलते। और हम देखते हैं कि वो उनसे बोलती है कि मैंने डिसाइड किया है कि कंपनी का सारा शहर और फंड मैं अपने अंडर में ले रही हूँ। कैल कंपनी के अंदर जितने भी बिल्स वगैरह हैं सारे फाइनेंशियल बिल मेरी टेबल पर होने चाहिए और उन्हें वो लाने के लिए भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि वो बैठकर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि मैं मीजू को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता कि मैं क्या करता हूँ, पर तुम्हें मेरी सीक्रेट मिशन पे जाने पर उसे एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जिस पर वो बोलता है बॉस मुझे मैडम के साथ कुछ लू जैसी चीजें लग रही हैं। जिस पर जेंगसू बोलता है क्या मतलब। जिस पर वो बोलता है कि मैंने कुछ वीडियोस भेजी हैं जो मुझे ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी वाले दिन होटल से मिली है। और हम देखते हैं कि जेंगसू वो वीडियोस देखता है और उसे महसूस होता है कि मीजू वही फेमस एक्टर और सिंगर है जिसे वो हर वक्त मास्क लगाकर मिलता है। इधर हम देखते हैं कि वो मीजू की विजिटिंग कार्ड से उसके साथ एक पर्सनल मीटिंग बुक करता है। वो डिसाइड करता है कि वो जेंगसू के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देगी और जेंगसू उसे मिलने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर मीजू मास्क लगाकर बैठी होती है और यहाँ पर जेंगसू उसके सामने बैठा होता है और बोल रहा होता है तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो कि साइड से अपना इतना फेमस बिजनेस चला रही हो, लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो अपना फेस रिवील कब करोगी। और मीजू कहती है मैंने अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी, शायद वक्त आने पर लोगों को भी ये सच बता दूंगी, तुम अपने बारे में बताओ तुम क्या काम करते हो और वो उस दिन उन लोगों से
क्यों लड़ रहे थे और हर जगह गलत लोगों के बीच में तुम कैसे पहुंच जाते हो। जिस पर चेंगसू स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। दरअसल मैं सीक्रेट डिटेक्टिव हूँ। मैं इस कंट्री में हो रहे ड्रग्स और कोकेन की सप्लाई के बेस्ट टॉप स्मगलर को ढूंढ रहा हूँ जो हमारे यूथ को खराब कर रहा है, और शायद इसलिए मुझे हर उस बेसिक गलत इंसान से मिलना पड़ता है जिसके सामने जाकर लोग मुझे भी गलत समझ रहे हैं। जिस पे मीजू कहती है, सच में तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल उसके घर से होता है। उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मीजू कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। मीजू उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्रैंडफादर को उसकी शादी से पहले कुछ भी हो, और चेंगसू उनसे समझा रहा होता है कि उनकी सर्जरी अच्छे से होगी, हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर सुटैंग आ जाता है और वो दोनों को साथ देखकर कहता है, तो लैला मजनू यहाँ भी पहुँच गए, कोई एक जगह तो छोड़ देते। जिस पर चेंगसू उसे कहता है, ये हॉस्पिटल है, ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है, तो मैं इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकता। सुटैंग बोलता है, मिजू मेरी फियांसे पर हर वक्त तुम्हारे आसपास डोलती रहती है, क्या मैं इस वक्त चिल्ला भी नहीं सकता। मिजू आगे आती है, उसे थप्पड़ देती है और कहती है, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है या नहीं। पहले ही ग्रैंडफादर की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है और तुम यहाँ पर सिंपैथी देने की जगह हम लोगों से लड़ रहे हो। आकर क्या तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ पता है? यहाँ आकर तमाशा करना बंद करो। जिस पे सुटैंग वहाँ से नाराज होकर चल देता है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आता है जो उनके ग्रैंडफादर की सर्जरी कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो चेंगसू से जाकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मीजू के पास आता है और बोलता है, तुम वही हो ना जिनका कुछ साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी इसी हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी। तो मैं जानता हूँ उस मोमेंट पर भी चेंगसू तुम्हें लेकर आया था, तुम दोनों कपल बन गए हो क्या? और मीजू शॉक हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि सुटैंग ने उसे बचाया था और शायद इसलिए वो सुटैंग के साथ एंगेजमेंट कर रही थी। सच्चाई उसकी आंखों के सामने होती है और वो सुटैंग के ऊपर और ज्यादा भटक जाती है और बोलती है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कभी भी इंसानियत नहीं थी और मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट खत्म करना चाहती हूँ। सुटैंग उसे बोलता है, इतना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर चेंगसू आ जाता है और बोलता है, इतना आसान होगा, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। तभी अचानक से उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और चेंगसू को बताता है कि ग्रैंडफादर को होश आ गया और उन्हें ऑपरेशन थिएटर से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब सब भागते हुए ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। ग्रैंडफादर सभी से बात कर रहे होते हैं, उल्टा सुतैंग के ऊपर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम्हारे जितना इररिस्पॉन्सिबल और गंवार बच्चा मैंने कभी भी नहीं देखा। इधर हम देखते हैं कि चेंगसू और मीजू को साथ में देखकर लोग खुश होते हैं, पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सुतैंग ने आग लगा दी हुई थी और वे चेंगसू से बस यही पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने मीजू के साथ अपना अफेयर क्यों किया। जिस पर चेंगसू घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है। मीजू के एक्सप्लेन करने पर ग्रैंडफादर उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मीजू ग्रैंडफादर को एक नया सरप्राइज भी देती है कि जिस फेमस एक्टर सिंगर से वो हमेशा मिलना चाहते थे वो मीजू ही है, और सुतांग को ये बात पता चल जाती है। अब उनकी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो रहा होता है। इधर सुतांग दिन रात ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और बोलती है, ये ड्रिंक करके क्या फायदा, बर्बादी तो हो चुकी है। जिस पर सुतांग कहता है, मॉम, उसे लड़की ने मुझसे बस एक चीज नहीं बहुत कुछ छुपाया। वो वही फेमस सिंगर है जिसे इस कंट्री का हर रिच मैन मिलना चाहता है, जिसने चाइनीज कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट किया। जिस पर उसकी मॉम पूछती है, क्या सच में, तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो बोलता है कि आज उसने ग्रैंडफादर के सामने अपनी आइडेंटिटी फील कराई है। उसकी मॉम कहती है, वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे पता है क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो किसी इंटरनेशनल बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं। वो जाकर अपने फैमिली का सारा मैटर बताते हैं और उनसे बस मीजू को किडनैप करने की बात करते हैं और उसके बदले में वे उनके साथ कोई डील वगैरह साइन करेंगे और ये दोनों मन बेटे रेडी हो जाते हैं। हाँ, इधर हम देखते हैं मीजू को, जिसको चेंगसू एक नया डिजाइन का क्राउन बना कर दिया होता है, जिसको हमेशा से मीजू अपने सर पर पहनकर परफॉर्म करना चाहती थी। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो इंटरनेशनल स्मगलर मिल चुका है और वो कुछ लोगों के साथ बिजनेस डील कर रहा है। इधर वो स्मगलर मीजू को भी कॉल करता है और जब वो उसके पास अकेले में मिलने जाती है तो हम देखते हैं कि अब मीजू, चेंगसू और वो स्मगलर साथ में बैठे होते हैं, कई सारी बातें कर रहे होते हैं। इधर चेंगसू को प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो मीजू के साथ अकेले में बात करने की इंस्ट्रक्शन देता है। चेंगसू बाहर जाता है और वो इंतजार कर रहा होता है। उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसे देखकर उसे रियलाइजेशन होता है कि दाल में कुछ तो काला है और उसे पता चलता है कि मीजू अंदर नहीं है और वो वहाँ से गायब हो गई है। वो स्मगलर भी वहाँ नहीं है। चेंगसू एकदम से घबराने लगता है और उसके लोकेशन के बारे में पता लगाने लगता है। इधर हम देखते हैं सुटैंग को, जिसने उस स्मगलर के साथ मिलकर मीजू को किडनैप कर लिया होता है। स्मगलर बोल रहा होता है, क्या करना है, इसे पहले यूज करेंगे और उसके
बाद इसे मारेंगे। सुटेंग बोलता है शायद कुछ ऐसा ही, इसलिए मुझे हर पल धोखा दिया है तो वक्त आ गया है इसे तड़पाने का, ये दिखाने का कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तभी अचानक से मीजू को होश आ जाता है और वो बोलती है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान है ये सब कुछ करना, पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी और तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो जो लोगों को ड्रग्स देते हो, स्मगलिंग का काम करते हो। इधर जेंगसू को दिखाया जाता है जो इधर उधर मीजू को ढूंढ रहा होता है और वो भागता हुआ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे वगैरह भी लेकर आया होता है। सुटेंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है पहली बार मैंने अपने अंकल को इतने उदास चेहरे से देखा है। और हम देखते हैं कि वो स्मगलर से कहता है इसे यही मार दो। हम देखते हैं कि वो स्मगलर बोलता है तुम ये काम मत करो, मैं और मीजू मिलकर ये काम करेंगे। और हम देखते हैं कि वो मीजू के हाथ में जबरदस्ती गन पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जेंगसू के लोग आकर उस आदमी को मार देते हैं और इधर सुटेंग को भी पकड़ लेते हैं। इधर जेंगसू मीजू को फ्री करवाता है, उसे गले से लगाता है और बोलता है मेरा मिशन यही खत्म हुआ, अब तुम रोना बंद करो, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मीजू अब अपनी म्यूजिक कंपनी में होती है। इधर उसकी स्टेप मदर और उसके डैड आए होते हैं जामू को उसकी म्यूजिक कंपनी में एडमिशन दिलाने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी की डायरेक्टर मीजू है तो उन सब के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से जेंगसू आता है और बोलता है मीजू ने ये सब कुछ अपनी मदर के लिए किया क्योंकि वो हमेशा से अपनी मॉम की सिखाई हुई टैलेंट और कला को खत्म नहीं करना चाहती थी, आपने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम के कई सारे काले चिट्ठे एक्सपोज होकर उसके डैड के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जेंगसू उन सब लोगों को धक्के देकर वहाँ से निकलवा देता है। थोड़ी देर बाद मीजू अब बिना मेकअप के, बिना किसी मास्क के जाकर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती है और जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी लगती है जेंगसू स्टेज पर आता है और सबके सामने उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। मीजू इमोशनल हो जाती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी और इसी के साथ इनके बीच में एक हगिंग सीन होता है और मीजू को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जो उसने जेंगसू के साथ बिताए होते हैं। लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।